हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी लवर्स फैमिली। तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारा आज का जो सेशन होने वाला है, इसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड एमसीक्यू सीरीज़ करने वाले हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो आपके एमसीक्यूज़ होंगे, ये आपके लिए, चाहे वो एलटी ग्रेड एग्ज़ाम हो, इसके अलावा लेक्चरर का एग्ज़ाम हो, इसके अलावा टेट एग्ज़ाम हो, चाहे वो सी टेट हो या फिर स्टेट का टीईटी एग्ज़ाम हो, तो उनसे रिलेटेड यहाँ पर ये एमसीक्यूज़ होंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो अगले एक मंथ तक हमारा टारगेट है कि जो खासकर लेक्चरर का एग्ज़ाम, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होने वाला है, उससे रिलेटेड जो टीचिंग एप्टीट्यूड के सभी क्वेश्चन हैं हम लोग लगभग डिस्कस कर लेंगे। और ये सीरीज़ हम कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि इससे रिलेटेड सभी तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर लेते हैं। तो यहाँ पर बाकी आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। और यहाँ पर हम डेली 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। 20 एमसीक्यूज़ का ये सेशन रहेगा। और इस दौरान आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पर क्वेश्चन बोलूँगा, आप लोग पॉज करके आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना आंसर दे सकते हैं या फिर अपने पास एक पेपर सीट रख सकते हैं, उस पर काउंट कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि कितना आप लोगों ने स्कोर किया है, ताकि आप लोग खुद को एवेल्युएट कर सकें कि आपका कितने मार्क्स हो रहे हैं, कितने आपके सही हो रहे हैं। तो ये आपके लिए टास्क रहेगा इस दौरान, और आशा करता हूँ आप लोग इसमें पूरी तरह से पार्टिसिपेट करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। चलिए तो यहाँ पर शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं, ज्ञान योजना संबंधित है। ज्ञान योजना, आप लोग पॉज करके क्वेश्चन का आंसर अपने मन में रख सकते हैं। इसके अलावा अपने मार्क्स को काउंट करते रहिएगा और वीडियो के एंड में आप अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो जो ज्ञान आयोग संबंधित है, ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा या फिर दूरस्थ शिक्षा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो है उच्च शिक्षा। थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। जो ज्ञान आयोग था, ये राष्ट्रीय ज्ञान आयोग करके नेशनल नॉलेज कमीशन करके इसका गठन जो है 2009 का माना जाता है। 2009 से ये प्रभावी हुआ था। गठन तो इसका 2005 में हो गया था। तो 2005 में गठन होता है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का। और इसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो 2006, 7, 8 और 9, 2-3 चरणों में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तो 2009 राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2006, 7, 8 और 9, तो 4 किस्तों में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जो कि उच्च शिक्षा से संबंधित आयोग था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, वो है NCERT का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपके ए मुंबई, गुरुग्राम, दिल्ली या फिर लखनऊ। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो है दिल्ली। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का जो NCERT का मुख्यालय है वो दिल्ली में है। NCERT का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। और इसका जो गठन हुआ था वो 1961 में हुआ था। तो इसका काम जो है एजुकेशन के फील्ड में ये काम करती है, रिसर्च के फील्ड में, ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड। इसके अलावा जो हमारा विद्यालयी पाठ्यक्रम होता है, जैसे कि आप लोग सुनते होंगे NCERT की बुक्स, तो ये पाठ्यक्रम का निर्धारण करना, ये सारे जो हैं NCERT के काम होते हैं। फुल फॉर्म इसका ध्यान रख सकते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो गया, दिल्ली। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद शिक्षक को शिक्षार्थी के लिए कैसा मानते थे। ऑप्शन देख सकते हैं, ए है दार्शनिक, बी है मित्र, सी है पथ प्रदर्शक या फिर डी उपरोक्त सभी। तो आप अटेम्प्ट जरूर करते रहें
इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जो स्वामी विवेकानंद ने शिक्षक को विद्यार्थी के लिए एक दार्शनिक के रूप में, एक मित्र के रूप में, एक पथ प्रदर्शक के रूप में माना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बालक शिक्षा का सबसे प्रथम पाठ प्राप्त करता है। कहने का आशय है कि बालक जो होता है हमारा, वो शिक्षा का सबसे पहला पाठ कहाँ से प्राप्त करता है। ऑप्शन है जनसंचार साधनों से, समाज से, विद्यालय से या फिर परिवार से। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सीधे से इसका आंसर हो जाएगा परिवार से। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इसका बालक जो है शिक्षा का सबसे पहला जो पाठ प्राप्त करता है वो अपने परिवार से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, 5वां क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो शिक्षा का उद्देश्य ऑप्शन देख सकते हैं, व्यक्ति को धन प्रदान करना, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, व्यक्ति का चारित्रिक विकास करना या फिर व्यक्ति को केवल शिक्षित करना। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, सीधा सीधा इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास का मतलब व्यक्ति के व्यक्तित्व से संबंधित सभी पक्षों का विकास करना, इसको कहते हैं व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए। प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं, प्राइमरी लेवल का जो पाठ्यक्रम है, करिकुलम, वो किस तरह का होना चाहिए। ऑप्शन ए है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, बी है कोर पाठ्यक्रम, सी है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, डी है पुस्तक आधारित पाठ्यक्रम। तो प्राथमिक स्तर पर जैसे कि जानते हैं छोटे बच्चों की शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा कहते हैं, और प्राथमिक शिक्षा जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब होता है बालक की रुचि, आवश्यकता, योग्यताओं और क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उसको शिक्षा प्रदान करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वैदिक काल में कौन सी शिक्षा पद्धति प्रचलित थी। ऑप्शन है आपके विद्यालय शिक्षा, परिषद शिक्षा, गुरुकुल शिक्षा या फिर विद्यापीठ शिक्षा। तो प्राचीन काल में दोस्तों क्या होता था, गुरुकुल शिक्षा होती थी। बच्चा क्या करता था, गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करता था, मतलब गुरु के पास जाकर ही उसे रहना होता था और वहीं पर उसकी शिक्षा दीक्षा संपन्न होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस किस महापुरुष के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके, आसान क्वेश्चन है, अटेम्प्ट जरूर करते रहें। ए है महात्मा गांधी, बी है स्वामी विवेकानंद, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति रह चुके हैं, भारत रत्न से सम्मानित हो चुके हैं। इसके अलावा ये एक सर्वगुण संपन्न व्यक्ति थी, भारत की महान पर्सनैलिटीज़ में से कह सकते हैं कि एक डायनामिक पर्सनैलिटी रहे हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए भी एक दार्शनिक, एक लेखक, इसके अलावा एक बहुत ही अच्छे शिक्षक भी रहे हैं। और इन्होंने कहा था कि अगर आप मेरा जन्म दिवस मनाना चाह रहे हैं तो शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं, और इस दिन हम क्या करते हैं, शिक्षकों को सम्मान देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी इसी से संबंधित है कि भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। 5 सितंबर, 5 अक्टूबर, 14 नवंबर, 5 दिसंबर। तो 5 दिसंबर इसका सही आंसर है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस इस दिन होता है। इसके अलावा 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो ये भी ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीक्राफ्ट कहाँ स्थित है। आगरा, कानपुर, झांसी या फिर लखनऊ। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ। लखनऊ में स्थित है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट मतलब यहाँ पर क्या होता है, जो हस्तकलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है। ऑप्शन है ए है ग्रेटर नोएडा, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ग्रेटर नोएडा। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है, ये ग्रेटर नोएडा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान शुरू किया गया है। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान शुरू किया गया है।
ऑप्शन हमारे पास ए है 9 जुलाई 2015 से, 12 जुलाई 2015 से, 5 सितंबर 2016 से, या फिर ऑप्शन डी है 12 अक्टूबर 2018 से। तो आप अटैम्प्ट ज़रूर करें और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी 9 जुलाई 2015 से। देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए इसके बारे में। 2015 में क्या होता है कि राष्ट्रीय आविष्कार अभियान की शुरुआत करती है भारत सरकार, और इसका जो शुरुआत करवाया जाता है, इसका इनॉग्रेशन करते हैं हमारे भूतपूर्व और वन ऑफ द फेवरेट प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ये जो आविष्कार अभियान है ये विज्ञान और गणित से संबंधित है, ये इसके बारे में बेसिक जानकारी रख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 12वां क्वेश्चन है। यहाँ पर बताया गया है, एक परिभाषा दी गई है, समय सारणी वह दर्पण है जिसमें विद्यालय का संपूर्ण पाठ्यक्रम प्रतिबिंबित होता है। यह परिभाषा किसने दी है? NN मुखर्जी, HG स्टैंड, S रमन ने, या फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, NN मुखर्जी ने यह परिभाषा दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब शुरू किया गया था? ऑप्शन है यहाँ पर 5 मई 1986, 5 मई 1988, 5 मई 1990, या फिर 5 मई 1991। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 5 मई 1988 को। 5 मई 1988 को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन शुरू किया गया था, और 5 मई 1988 में जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्रारंभ किया गया, इसके तहत ये लक्ष्य रखा गया था कि 2007 तक हमने क्या करना है, 75% साक्षरता दर प्राप्त करनी है। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर एक एज ग्रुप भी दिखाया गया था कि 15 से और 35 साल तक, 15 to 35 ईयर्स तक के लोगों को साक्षर बनाना है। और साक्षरता का जो परिभाषा दी गई है वो इतनी सेटिस्फाइड नहीं होती है भारत में। इसमें कहा गया कि सामान्य रूप से जो अपना नाम लिखना जान लेता है वो साक्षर है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डाइट का गठन किसके लिए किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर प्राथमिक शिक्षकों के लिए, माध्यमिक शिक्षकों के लिए, उच्च शिक्षकों के लिए, या फिर महिलाओं के लिए। तो डाइट जो होता है, आंसर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। डाइट जो संस्थान है ये क्या है, प्राथमिक शिक्षकों के लिए। दोस्तों आप लोगों ने DLED तो सुना होगा, DLED जो है वो डाइट के तहत करवाया जाता है। तो ये क्या होता है, प्राथमिक शिक्षकों के लिए टीचर ट्रेनिंग कोर्स होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है यहाँ पर 1987 में, 1988 में, 1989 में, 1991 में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1988 में। देखिए 1986 की जो हमारी नई शिक्षा नीति आई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके तहत ये बोला गया था कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत की जाएगी। और ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है कि जो हमारे प्राथमिक स्तर के स्कूल हैं उनमें बेसिक स्ट्रक्चर की पूर्ति करना। बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत वहाँ पर विद्यालय भवन तथा ये ब्लैक बोर्ड वगैरह, फर्नीचर वगैरह, उन सब की व्यवस्था किसके अंतर्गत आती है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत आती है। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता था? देखिए ऑप्शन है शरणत्रयी, प्रवणज्या, उपनयन संस्कार, बिस्मिल्लाह संस्कार। ठीक है, तो वैदिक काल में जो शिक्षा का आरंभ माना जाता है वो माना जाता है उपनयन संस्कार से। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। इसमें क्या होता था, उपनयन का मतलब, उपनयन का जो शाब्दिक अर्थ बताया गया वो बताते हैं गुरु के समीप ले जाना। क्या होता है, जब बालक जो है 5 या 6 वर्ष का हो जाता था तो उसको पीले वस्त्र धारण करवा के पूरी तरह से गुरुकुल में भेज दिया जाता था। वहाँ पर उसका बेसिक टेस्ट टाइप का होता था। उसके बाद गुरु उसको अपनी शरण में शिक्षा दीक्षा लेने के लिए रख लेते थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 17, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? देखिए ऑप्शन देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। गांव में सभी को शिक्षा, सकल शिक्षा अभियान, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा,
या फिर उच्च शिक्षा को बढ़ावा। तो सर्व शिक्षा अभियान का जो उद्देश्य है वो है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा। इसके तहत क्या होता है, ये भी 1986 की शिक्षा नीति के तहत ही सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई है। इसमें क्या कहा गया है कि जो 6 से लेकर 14 साल के बच्चे होंगे उनको सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18, संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन आपके समवर्ती सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची या फिर उपरोक्त सभी में। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, समवर्ती सूची में। तो शिक्षा किस सूची का विषय हमारे संविधान में? समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रख सकते हैं इसके बारे में कि जो हमारा 72वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो हुआ था 1976 में, 1976 में। और ड्यूरिंग इस समय जो हमारे देश की प्रधानमंत्री थी वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। तो ध्यान रख सकते हैं इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। 75 से उसके बाद आपको पता है कि 75 का एक ऐसा दौर था जहां पर इन्होंने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करी थी। तो 1976 में इन्होंने क्या किया, इससे पहले जो शिक्षा था हमारा वो केंद्र सूची का विषय हुआ करता था। 1976 में संविधान संशोधन करके इसको समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि केंद्र सूची में जो विषय होते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को होता है। राज्य सूची के विषय में केवल राज्य सरकारों को कानून बनाने का अधिकार होता है। इसके अलावा समवर्ती सूची जो होती है उस पर राज्य और केंद्र को दोनों को ही सम्मिलित रूप से कानून बनाने का बराबर अधिकार होता है। तो ये ध्यान रख सकते हैं। सेवन्थ शेड्यूल 7वीं अनुसूची जो हमारे संविधान की है, 7वीं अनुसूची, उसके अंतर्गत यहाँ पर सूचियों का निर्धारण किया गया है। 3 सूचियों में विषयों को बांटा गया है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसके बारे में ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप रख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नवोदय विद्यालयों में कुल सीटों के कितने प्रतिशत पर ग्रामीण छात्रों को प्रवेश दिया जाता है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है ए 65%, बी है 70%, सी है 75% या डी है 80%। तो देखिए नवोदय विद्यालयों की जो कुल सीटें होती है उनमें से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही आंसर है कि उनमें से 75% पर क्या होता है, जो हमारे ग्रामीण छात्र छात्राएं होती हैं उन्हीं को प्रवेश दिया जाता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान में रख सकते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के अनुसार बालक स्तर, सॉरी ये मिसटाइप हो गया है, बालक स्तर ये है, बालक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? ठीक है, तो बालक मतलब जो छोटे बालक होते हैं उनके लिए शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? ऑप्शन है बालक की मातृभाषा, अंग्रेजी भाषा, मराठी भाषा या फिर हिंदी भाषा। तो अटेम्प्ट करते रहिए क्वेश्चन को। तो इसका जो सही आंसर है बालक की मातृभाषा। तो महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि प्राथमिक स्तर पर जो बालकों की शिक्षा है वो उनकी मातृभाषा में होना चाहिए। इसके अलावा एक और फैक्ट अभी याद रख सकते हैं, अभी हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी निकल के आई है 2020 की, उसमें भी ये प्रावधान किया गया है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम अनिवार्य रूप से मातृभाषा को रखा जाए। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 20 MCQs। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने अटेम्प्ट किए होंगे, और इसके अलावा कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि आउट ऑफ 20 आपने कितने मार्क्स लाए हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ये टास्क है, आप लोग ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा है, और उस हिसाब से ये हमारा जो सीरीज चल रहा है इसको हम इजी टू मॉडरेट बना रहे हैं। मतलब आज हमने बहुत सरल क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, धीरे धीरे हम इनका स्तर बढ़ाते जाएंगे आप लोगों का स्कोर को देख के। तो आशा करता हूँ आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा, इनसे कुछ नया सीखने को मिला होगा, नहीं तो आपका रिवीजन तो ज़रूर हुआ है। इसी उम्मीद के साथ तो हम इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें इसी से रिलेटेड ये सीरीज़ हम अब कंटिन्यू रखेंगे। इसके अलावा अन्य टॉपिक्स पर भी हम धीरे धीरे वीडियोस लाते रहेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें, और डिसलाइक
क्यों किया ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी ज़रूर बताएं। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।